हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो अब आज शुरू करते हैं फिर से जो है मूल अधिकार का एक जो है पार्ट नंबर 3 होगा। इससे पहले मूल अधिकार को 2 हम जो है क्लास ले चुके हैं, ये इसका तीसरा पार्ट होगा। ठीक है, अब चलिए जो है इसी क्रम में हमने इससे पहले 2 मूल अधिकार हमने पढ़ लिए थे। जैसे संविधान में पता है कि 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, वर्तमान समय में 6 ही एग्जिस्ट करते हैं और एक को जो है खत्म कर दिया गया संपत्ति का अधिकार को। इसी तरीके से जो है अब 6 ही मौलिक अधिकार हमारे बचे हुए हैं। उसी क्रम में हमने 2 मूल अधिकार को पढ़ लिया था। पहला था जो है समानता अधिकार 14 से 18 और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार तथा 19 से 22। और इसी क्रम में पढ़ते हैं तीसरा मूल अधिकार। तीसरे मूल अधिकार में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट टू एक्सप्लॉइट, मतलब राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको मतलब मिला हुआ है इसमें। ठीक है, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? ये आर्टिकल 23 से लेकर 24 है। इसमें मात्र 2 ही आर्टिकल इसमें मेंशन है। ठीक है, और देखते हैं जो है इसमें जो है मूल अधिकार 2 क्या क्या है। अब तो पहले इसके पृष्ठभूमि समझते हैं। देखिए, जो शोषण विरुद्ध अधिकार है, ये चाहे वो देश में नागरिक हो या गैर नागरिक हो, गैर नागरिक मतलब चाहे भारत देश का हो या किसी भी देश का हो, दोनों लोगों को इसको प्राप्त होता है। और ये जो है व्यक्ति को, जो नागरिक होता है या गैर नागरिक होता है, उसको जो है राज्य के खिलाफ तो प्राप्त होता ही है, इसके अलावा जो है व्यक्ति के खिलाफ भी उसको ये अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसी में देखते हैं ये क्या होता है। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले 23-24 के तहत जो है देखते हैं। सबसे पहले 23 में क्या मतलब मेंशन किया गया है, इसमें देखते हैं। इसमें आप ये है कि पहला आप समझ लीजिए, जो संविधान में लिखा गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम निषेध, मतलब ऐसा प्रावधान इसमें किया है। इसी क्रम में समझते हैं, एक थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंग्लिश में, और इसका होता है हिंदी मानव दुर्व्यापार या मानव दुर्व्यवहार, या इसी को कहते हैं तस्करी। अब इसका क्या मतलब है, इसका समझने का मतलब कहने का, तो मानव दुर्व्यापार का तात्पर्य आप समझिए कि जैसे जो है किसी पुरुष, महिला या बच्चे, मतलब पुरुष, महिला, बच्चे का जो है वस्तु के समान खरीद बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। अगर ऐसा कोई करता है तो कानूनी जो है वो कानूनी रूप से वो अवैध है, वो दंडनीय अपराध है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ठीक, दूसरे इसी क्रम में क्या होता है, जैसे स्त्रियां हो गई, स्त्री और बच्चे, इनको जो है मतलब जो है क्या कहते हैं, अनैतिक व्यापार, या इसी में जो है वो क्या कहते हैं, मतलब हाँ, इसी में जो है वेश्यावृत्ति को भी शामिल किया गया। देखिए, महिलाएं बच्चे इसलिए, जैसे देखो कोई बच्चे को जब कोई पकड़ लेता है, अगर किडनैप कर लेता है छोटे बच्चे को, क्या करता है, वेश्यावृत्ति में ही लेके जाने के लिए इसको जो है किडनैप करता है। ज्यादातर अमूमन अगर बच्चियों को करता है तो, और बच्चों को अगर करते हैं तो क्या करते हैं, बच्चों को मतलब अब तो ये होता है कि उनसे भीख वगैरह मंगवाते हैं, इनको मतलब बिकना, मतलब अपाइज बना करके जो है। महिलाओं को क्या करते हैं, अगर इस तरह कोई पकड़ लेता है, अगर कोई दूध व्यापार क्या करता है, इसी वेश्यावृत्ति के लिए ही उनको मतलब ज्यादातर मतलब किया जाता है। ये चीज हो गया। इसी में जो होता है पूरा देवदासी, मतलब पहले था देवदासी हो जाती थी। मतलब देवदासी में क्या होता था, जो जो मतलब जो बड़े मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान संस्थान होते थे, वहां पे जो स्त्रियां जो है देवदासी के रूप में मतलब हो जाती थी। तो उसमें क्या था, जो धार्मिक जो मतलब वहाँ के कार्यकर्ता मतलब होते थे, उसके धार्मिक अनुष्ठान आयोजन कराने वाले, वो लोग इनका खूब शोषण करते थे। इस तरह से देवदासी का अब जो है ये ऐसा भी प्रावधान अब संविधान में नहीं रह गया है। ठीक, अब इसी तरह जो है देवदासी समाप्त हुआ है। इसी तरह पहले जो दास लोग रखते थे, दास, वो भी एक तरह से हमेशा लिए समाप्त कर दिया गया है। ये कहने मतलब है मानव दुर्व्यापार या मानव दुर्व्यवहार, आप समझिए। ठीक है, तस्करी का मतलब होता है कि जैसे मानव को तो आप समूचे किसी इंसान को खरीद विकृत कर ही मतलब होता है तस्करी में। इसके अलावा मानव के साथ ये होता है किसी आर्गन, मतलब उसे किसी अंग का आप जो है खरीद बिक्री या उसका व्यापार करने लगे, मतलब जैसे किडनी हो गया किसी का, लीवर हो गया, आंखें हो गई जो है, तो ये सब चीजों का जो है तस्करी बिल्कुल जो है प्रतिबंधित है देश में। अगर ऐसे कोई करते हुए पाया जाता है तो मौलिक अधिकार के तहत तो उसको मतलब उसको उल्लंघन ही है। उसके बाद वो सख्त कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ की जाती है। ठीक है, अब इसी में एक और होता है तो ये बैंडेड मतलब होता है ये बंधुआ मजदूरी। मतलब होता है ये, देखिए फिर भारत देश में एक अजीब तरह से ये पहले प्रथा ये प्रचलित थी। उसमें क्या होता था, जो क्षेत्रीय जो स्थानीय मतलब जो जमींदार होते थे, सामंत लोग होते थे, वो क्या करते थे,
जो अपने उनके यहाँ जो नौकर होते थे या जो काम करते थे उनसे जो है ज्यादातर ये बंधुआ मजदूरी कराते थे। और इसी क्रम में जो है उनसे अगर कोई जैसे उधार कुछ पैसे वगैरह ले लेता था, धन वगैरह, तो अगर वो उसका नहीं चुका पाता था तो वो भी तो उस मतलब उससे भी जो है वो बंधुआ मजदूरी कराते थे और इसके क्रम में उसको कुछ भी मतलब भुगतान नहीं देते थे, कुछ भी उसको पे नहीं करते थे। ठीक है, तो ये हो गया बंधुआ मजदूरी। इसी क्रम में जो है सरकार ने जो है तो पहले तो उसको खत्म किया था, इसको और सख्त कानून बनाने के लिए जो है बंधुआ मजदूरी एक्ट या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के तहत जो है 1976 में इसको जो है पूरी तरीके से एकदम से समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं ये हो गया बंधुआ मजदूरी एकदम से खत्म हो गया। अब होता है बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, बलात् माने होता है जोर जबरदस्ती, किसी भी चीज को अगर जोर जबरदस्ती करो उसे बलात् कहते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी व्यक्ति से जो है जबरदस्ती जो है आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं करा सकते। ठीक है, इसमें जो है जबरदस्ती करने का मतलब है वो शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए प्लस मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, तभी आप जो उससे काम करा सकते हैं। और तीसरी एक भी बात और है, आप ऐसी जो है अगर उसके सामने कोई परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति मान लीजिए उपलब्ध मतलब उसको उसके सामने आ गई है कि ऐसा भी नहीं है कि अगर वो आर्थिक रूप से परिस्थिति ऐसी हो गई वो आर्थिक रूप से बस सख्त पैसे की जरूरत है तो आप उसकी परिस्थिति का लाभ उठाकर उसको कम मजदूरी में सब आप उसको काम कराने लगे, आप ऐसा करते हैं तो वो भी जो है कानूनी रूप से मतलब अपराध है इसी। ठीक है, इसी को कहते हैं बेगार। बेगार कहने मतलब जैसे काम करा लेना तो पैसा ही न देना या तो जो है बहुत कम पैसा देना, इसी को बेगार कहते हैं। जैसे आपके कोई मजदूर आया, दिन भर काम किया, खूब पसीना बहाया और अंत में जाने लगा पता लगा आप उसको 10 रुपए दे रहे हैं, तो क्या ये बेगार ही है? आप कहेंगे भाई हम तो कुछ दे रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसी क्रम में जो है एक जो है क्या कहते हैं न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम बनाया गया। न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम 1948 में इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो इसमें वो है इससे कम वेतन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, और ये चीज हो गया। इसी क्रम में देखेंगे तो वो और भी एक आता है, क्या कहते हैं वो समान पारिश्रमिक अधिनियम, इसके ये जो है 1976 में आता है। आप इसको भी पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये भी जो है कभी मतलब एक पीटी का एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके तहत जो है ये सब किया गया। तो बेगार बता दिए। ठीक, अब बेसिकली आर्टिकल 23 में इतना चीजों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल के ये सामान्य परिस्थितियों में आपसे नहीं कोई करा सकता है, लेकिन जब सरकार को या देश पर अगर कोई विपरीत परिस्थिति या आपातकाल जैसी स्थिति हो जाए, 352 लग जाए, तब जो आपसे करा सकता है। कब? राष्ट्र हित में होना चाहिए या आपातकाल में। इसी तरह जो है आर्टिकल 302 का 302 करें सॉरी मतलब 23 का 2, इसमें राष्ट्रीय हित और आपातकाल के संबंध में जो है आपसे जबरदस्ती भी काम करा जा सकता है। जैसे मान लीजिए चाइना से वार हो गई, तो जब चाइना से हम लोग मान लीजिए जैसे युद्ध हो गया, तो उस समय आपातकालीन स्थिति में आप राष्ट्रीय हित में आपसे जो है जबरदस्ती या बेगारी कराया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह जो है आर्टिकल 24 में क्या कहता है। 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल मतलब बच्चे या बालकों को ऐसे भी काम पर जो है आप नहीं लगा सकते। कैसे काम पर? जैसे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है तो आप उसको खतरनाक कामों पर नहीं लगाया जा सकते। जैसे आप फैक्ट्री हो गए, कारखाने हो गए, खनन हो गए, खादान हो गए। ठीक है, खादान वगैरह में यहाँ आप बिल्कुल को नहीं लगा सकते जो है। इसी में देखते हैं जैसे क्या हो गया, खनन हो गया, माइनिंग, फैक्ट्री हो गई, खादान, यही दोनों है। कालीन कहने मतलब होता है अपने वो सबसे ज्यादा मिर्जापुर भदोही में कालीन होता है। तो इस पर जो है अमेरिका में एक बार एक्सपोर्ट करना हुआ जो है कालीन को, तो कालीन मतलब वहाँ गई थी, लेकिन अमेरिका ने इस बात को कहकर जो भारत से कालीन खरीदने से मना कर दिया कि आपके यहाँ जो है इस कालीन उद्योग में जो है इसमें जो है बाल श्रम का इसमें प्रयोग किया गया। इसमें क्या है? बाल श्रम लगा हुआ, इसलिए जो है यूएसए ने भारत से कालीन लेने के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है तो बाल श्रम नियम। हालांकि वहाँ जानते हो कि ये सबसे बहुत ज्यादा प्रभावकारी रहता है। इसी क्रम में देखते हैं तो बाल मजदूरी उन्मूलन। ठीक है, आप बच्चों से काम नहीं करा सकते, इसलिए इसके उन्मूलन करने के लिए 1986 में एक एक्ट पारित किया गया। ठीक है, इस तरह बच्चों के जो है अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे आयोग भी बने गए, जैसे बाल संरक्षण अधिकार आयोग
बाल संरक्षण अधिकार आयोग 2005 में वो गठित किया गया था। ठीक, ये चीज हो गया। अब शोषण विरुद्ध महज यही समझे 2 ही आर्टिकल है। अब इस तरह के जो शोषण विरुद्ध वाला अधिकार समाप्त होता है। अब देखते हैं 3 हुआ, अब देखते हैं 4। 4 में क्या है, इसमें क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक राइट टू फ्रीडम रिलीजियस। ठीक है, राइट टू फ्रीडम रिलीजियसन क्या कहता है, इसमें क्या प्रावधान है, इसमें है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक। अब इसमें देखते हैं जो है पहले में क्या 25 में, ठीक है, 25 में ये है कि अंतःकरण या कंसाइंस। ठीक है, अंतःकरण या कंसाइन या इसी को व्यक्तिगत, देखा हो कहने मतलब है अंतःकरण, आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को, मतलब आप जिस भी धर्म को मानते हैं या जिस भी धर्म को आपको मानना हो, आप आंतरिक रूप से आप उसके प्रति जो है आप विनम्र रह सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा रख सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसी में जो आपको अपने देवी देवता को, आपको जिस भी ईश्वर को आपको पूजा अर्चना करना हो, आप उसकी पद्धति कुछ भी हो सकती है। आप चाहो तो अपने देवी देवता को किसी भी रूप में पूजा, चाहे मूर्ति के रूप में पूजा कर सकते हैं, प्रतिमा के रूप में, या आप चाहें तो निराकार रूप में रह सकते हैं, साकार रूप में पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें जो है आपको, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसके क्रम में आप उसका जो है प्रचार प्रसार भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं किया जाता। इसमें देखो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 25 जो होता है ये व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखा है व्यक्तिगत ये जो है अधिकार। इसमें क्या है, धार्मिक कार्य करना होगा। ठीक है, तो धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। रीति रिवाज जैसे अपनी भारतीय परंपरा में क्या है, महिलाओं को सिंदूर लगाना। अब इसमें बहुत कुछ खुद ही नहीं पता होगा किसी को कि कब से ये चीज लगाया जाता। ठीक है, धार्मिक प्रचार प्रसार आप अपना कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह जैसे सिखों में क्या है, कृपाण रखने की परंपरा है, और फिर जैसे हिंदू धर्म में महिलाओं को सिंदूर लगाने की परंपरा है, और मुस्लिम महिलाओं में हिजाब पहनने की या नकाब पहनने की जो आज़ादी है वो आर्टिकल 25 जो इनको पूरी तरह आज़ादी देता है। ठीक है, ये तो हो गया क्या है व्यक्तिगत रूप से। ठीक है भैया, आप व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो होगा ना कि किसी को मतलब सामूहिक रूप से भी करना होगा, तो सामूहिक रूप में आप देखते हैं क्या इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो सामूहिक रूप में देखते हैं जो है आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अभी तक तो जो चीज की आप सामूहिक रूप से आप इसको सामूहिक रूप भी कर सकते हैं। ये क्या है, सामूहिक स्वतंत्रता मतलब धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, स्थापना, संपत्ति, वैधानिक खर्च। ठीक है, इसमें मतलब है आपको किसी भी धार्मिक संस्था का, आपको मतलब किसी धार्मिक संस्था का स्थापना करना हो, आपको प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का। इसी क्रम में देखते होंगे जो है, जब हिंदू धर्म में क्या होता है, नवरात्रि में क्या होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो आप देखते हैं रोड पर जो है क्या होता है, इस पंडाल लगा दिया जाता है। ठीक है, ये भी उसका मौलिक अधिकार है। इसी क्रम में देखते हैं ईद या बकरीद के समय में जो है मुस्लिम समाज में क्या होता है, सड़क पर नमाज भी पढ़ा जाता है, जो है इसी में होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें है। ठीक है, अब इसमें जो है वैधानिक खर्च वगैरह आपको जो भी करना होगा आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। आप जो भी आप कोई भी इंसान हो, अगर वो धार्मिक ट्रस्ट में, धार्मिक मतलब रिलीजियस में अगर कोई भी चंदा वगैरह या पैसा दे देता है, तो उस पैसे पर जो टैक्स नहीं लिया जाएगा, सरकार उसको टैक्स नहीं ले सकती। वही इसमें कहने मतलब है कि धार्मिक कार्य हो तो रखे गए धन पर सरकार टैक्स नहीं लेगी जो है। ठीक है, ये चीज इसमें कहा गया। ठीक है, इसमें कहने ऐसा प्रावधान करने का मतलब मूल उद्देश्य था कि सरकार किसी के साथ जो है, किसी भी धार्मिक समुदाय के साथ जो है वो आर्थिक रूप से जो है उस पर जो है ऐसा ना कर दे कि उस पर आर्थिक रूप से नकेल लगा दे, और वो जो है धर्म जो है वो मतलब उसको जो है स्वतंत्र बाधित हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है ये तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो धार्मिक संस्थान होते हैं वो अपना एंट्री टैक्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह होता है, जैसे बनारस में हुआ, कहीं भी हुआ मंदिर, जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थान, जैसे अयोध्या में हुआ, तो क्या होता है फीस वगैरह मतलब एंट्री फीस लगती है। इसमें क्या अगर लगता है तो थोड़ा आपको आसानी से जो है दर्शन वगैरह करा दिया जाता है। अब क्या कहेंगे, ठीक है, भगवानों की हाँ मतलब एंट्री फीस देना पड़ता है। ठीक, अब देखते हैं 28 में क्या कहता है। 28 में कहता है कि सरकारी खर्च पर चलने वाले कोई भी जो मतलब शैक्षणिक संस्थान होंगे, मतलब सरकारी खर्च पर चलने वाले कोई भी शैक्षणिक संस्थान होंगे, उस पर जो है किसी प्रकार की कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, और ना ही वहाँ पर धार्मिक कार्य करने के लिए किसी को बाध्य किया जा सकता है। ये इसमें कहा गया है। ठीक है,
तो सरकारी धन से चलने वाले शैक्षणिक संस्थान पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये इसमें कहता है। ठीक, अब इसी क्रम में जो कुछ लोग मतलब दिक्कत वो ये होता है कि जैसे जब भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तो ये मदरसों में जो है क्या है, मदरसों में जो है ये कहते हैं उर्दू या अरबी क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक मिनट वक्त देखते हैं। चलिए, जो है मार्कर में स्याही खत्म हो गए थे, इसी को रिफिल करने गए थे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 28 बता दिए। इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि जब धार्मिक मतलब जब सरकारी खर्च पर चलने वाले संस्थानों में जब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तो फिर ये संस्कृत और उर्दू क्यों दी जा सकती की शिक्षा क्यों दी जाती है। क्योंकि जो संस्कृत महाविद्यालय आप जानते हो बनारस में है, संपूर्णानंद महाविद्यालय क्या है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय ही है। संपूर्णानंद कहाँ है, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, कहाँ पर है ये, बनारस में है। कहाँ, बनारस में है। ठीक है, तो भैया देखिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन ये जो संस्कृत है ये धार्मिक शिक्षा थोड़ी ना है, ये भाषा है। और इसी तरीके जो ये संस्कृत शिक्षा दी जा सकती है। इसी क्रम में जो है उर्दू या जो अरबी होती है ये भी जो मदरसों में जो इसको जो पढ़ाया जाता है, कहाँ, मदरसों में जो पढ़ाया जाता है वो भी क्या है, भाषा है, इसलिए वो भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, अभी इस तरह से देखेंगे तो मतलब जो चौथा मूल अधिकार था वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब पांचवा आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति अधिकार में भी दो ही आर्टिकल है। इसमें क्या है, 29 और 30। अब देखते हैं 29-30 में क्या, पहला देखते हैं 29 क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। ठीक है, देखो संविधान में कहीं पर भी जो है अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ना ही इसको किसी प्रकार का कोई डिफाइन किया गया है। ठीक है, समय समय पर जो है अपना संसदीय परंपरा के हिसाब से इसको अल्पसंख्यकों को परिभाषा मतलब किया गया। भारतीय मतलब भारत में जो है जो अल्पसंख्यकों को जो पहचान की गई है वो जो है भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान की गई है। ठीक है, इसी में क्या कहता है, 29 में जो होता है शिक्षा और संस्कृति अधिकार है। इसमें क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जो है संस्कृति, भाषा, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो किसी भी शैक्षिक संस्थान में उसको प्रवेश देने से या उसको वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही इसमें कहने मतलब है। मतलब अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा संस्कृति, भाषा, धर्म, लिंग, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी संस्थान में जो है उसको मतलब प्रवेश या प्रवेश से वंचित नहीं किया। प्रवेश मतलब आप नहीं, आप उसको एंट्री देने से मना कर सकते हैं। दूसरी बार वंचन नहीं किया जा सकता है, मतलब जैसे प्रवेश कर मतलब ले चुका है तो ऐसा नहीं है कि अब आप उसको जो है इसके आधार पर उसको मतलब बाहर कर दें संस्थान से। ठीक, अब ये हो गया किसी संस्थान में आप उसको नहीं रोक सकते। अभी हो सकता है भाई कि अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यकों के बीच में शिक्षा अर्जित करने में उनको दिक्कत हो या वो संकोच करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, वो खुद ही अपनी जो है शैक्षणिक संस्था को स्थापित कर लें और ऐसी कंडीशन जो सरकार उनको वित्तीय सहायता या प्रशासनिक सहायता जो भी होगा वो सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। देखो ये चीजें हो गया। ठीक, अभी इसी तरह देखते हैं जो संस्कृत विद्यालय, मदरसा वगैरह इसी में स्थापित किया जाता है। जैसे हो सकता है कोई मान लीजिए कहीं जो कोई सिख कम्युनिटी के लोग हैं मतलब अल्प में है। ठीक है, और मान लीजिए बहुसंख्यक के बीच में मतलब जा रहे हैं तो पकड़ हुए बांधे हैं, तो हो सकता है कि और बच्चे जो मतलब संस्थान तो ना करें उनके साथ किसी प्रकार भेद में, टीचर करेगा लेकिन बच्चे हैं आपस में शरारत कर सकते हैं जो है। ठीक है, तो उनको परेशान कर सकते हैं। तो इस अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अपना खुद ही मतलब संस्थान स्थापित कर लेंगे, तो इस कंडीशन में वो सब उनको फेस नहीं करना पड़ेगा, यही इनको कहने मतलब है। ठीक है, इसी तरह जो संस्कृत विद्यालय मदरसा की स्थापना इसी में किया जाता है। ठीक, इस तरीके से देखेंगे तो आपका ये मूल अधिकार जो है 5 समाप्त हो जाता है। अब जो है बचता है एक लास्ट क्या कहते हैं अभी जो है 6। ठीक, इसमें क्या था, संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार। ठीक, ये किस आर्टिकल में था, ये आर्टिकल 31 में था। ठीक है, ये कहाँ था,
आर्टिकल 31 में, ठीक। इसमें क्या है, इसमें जो संपत्ति देखिए, इससे पहले हम जो है आर्टिकल 19 का 6 पढ़े थे। 19 का 6 में भी संपत्ति का अधिकार था और आर्टिकल 30 में भी, वो 31 में भी संपत्ति का अधिकार है। अब देखते हैं इसमें उसमें क्या अंतर है। तो यहाँ जो संपत्ति का अधिकार है, ये जो क्या है, ये विरासत वाली संपत्ति है, ठीक है। ये पैतृक संपत्ति आप समझ सकते हैं, क्या पैतृक, क्या है पैतृक, ठीक। पैतृक संपत्ति या इसे कह सकते हैं विरासत में मिली हुई है, विरासत में, विरासत वाली जो संपत्ति होती है उसकी बात हो रही है, ठीक है। विरासत वाला होगा, ये क्या हुआ, ये जो है आर्टिकल 31 वाली है, ठीक। और जो 19 का वाला था वो कौन सा था, जो है वो अर्जित था, क्या था, अर्जित था। अब अर्जित किए थे या अधिग्रहण किए थे, या ठीक है, अधिग्रहण या क्या किए थे, खरीद बिक्री, खरीदे थे, ठीक, खरीदे थे। ये कौन सा था, ये 19 का 6 में था, 19 के 6 में था, ठीक। तो ये दोनों अधिकारों को आप समझिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों अधिकारों को जो है, संपत्ति अधिकार को 44वां क्या था, 44वां संशोधन 1978 में जो है इसको जो है क्या कर दिया गया था, संशोधन करके इसको समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया है, एकदम से समाप्त कर दिया गया, ठीक। इसको समाप्त करके क्या किया गया है था, इसको समाप्त करके आर्टिकल अनुच्छेद 300 के काम में इसको उठा के फेंका गया, कितना दूर, बहुत दूर, ठीक। और इसको कहाँ रख दिया गया, भाग, किसी भाग में रखे, भाग 12 में रख दिया गया। अब इसको जब कर दिया गया तो अब इसको क्या बना दिया गया, संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके जो है इसको कर दिया गया, जो है वो क्या कहते हैं, कानूनी अधिकार, क्या कानूनी अधिकार, ठीक। अब देखते हैं कानूनी अधिकार में क्या प्रावधान, देखिए कानूनी अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिनको कोई व्यक्ति विशेष लोग मतलब नहीं छीन सकते और ना ही कोई प्राइवेट संस्था वगैरह आपसे छीन सकती है। लेकिन जो है जब यही प्रॉपर्टी जो है जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तो आपको जो है वो छीन सकती है, वो आपसे ले सकती है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको जो है कानून मतलब मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगर कानून मौलिक अधिकार होता, मौलिक अधिकार जब पता है ना तो व्यक्ति छीन सकता है कोई, और ना ही सरकार छीन सकते थे। तो इसीलिए जो है इसको हटाया गया। जो इसको हटाने का कारण क्या था, कारण ये था कुछ समय जब देश आजाद हुआ था तो आपको पता है कि बहुत सारे जो है विकासात्मक कार्य करने होते थे, जैसे कोई बहुत बड़ा स्टील प्लांट लगाना हुआ या रेलवे ट्रैक बिछाना हुआ। उस समय रेलवे ट्रैक उतना नहीं था जरूर जो है, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था। जरूरत भाई हमेशा पड़ती रही, अभी बिछ रहा है। तो मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक बिछा रहा था, बिछना हुआ, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो 100 किलोमीटर तक यहाँ रेलवे ट्रैक बिछ गया, ठीक है। और यहीं पे जो किसी का जो है 5 एकड़ जमीन आ गया, ठीक है। और जो अगर मौलिक अधिकार होता था तो मौलिक अधिकार में ये जमीन जो है ना तो सरकार ले सकती है ना कोई व्यक्ति ले सकता है। जो नहीं ले सकता तो रेलवे ट्रैक कैसे बिछेगा, तो ऐसा इसको कहा जाएगा भैया आप बेच दो, बेच देगा तो ठीक है, नहीं बेचेगा तो दिक्कत होगी, बेचेगा नहीं बेचेगा, कहेगा भैया हमको विरासत मिली है, हमारे राजा बाबू की निशानी है, तो इसको नहीं बेच सकते। वो कहेगा भैया आप ऐसे ट्रेन लेकर जाओ, ठीक है। बताओ ऐसे ट्रेन लेकर जाओगे तो ये कहीं से भी मतलब ये उचित है नहीं है ना। तो क्या है जलेबी छान रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, जलेबी बना रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे विकासात्मक कार्य करने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए जो है इसको संपत्ति अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार में इसको रख दिया गया, ठीक है। इसमें क्या है, सरकार अगर किसी कोई जमीन लेना चाहती है तो जो है उसका जो है प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग करती है और उसका जो है जो मुआवजा होता है कोर्ट में जमा करा करके आपसे वो ले लेती है, ठीक है। इस तरीके से आपका संपत्ति अधिकार यहाँ समाप्त होता है, ठीक। चलिए जो है आप 6 मूल अधिकार पढ़ लिए, अब कल लास्ट वाला पढ़ेंगे और ये मूल अधिकार का लास्ट टॉपिक होगा, मतलब लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। और उसी में हम समाप्त करेंगे और उसको डिटेल्स पढ़ेंगे आर्टिकल 32 जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, ठीक। कल पूरा मूल अधिकार समाप्त करेंगे, मतलब इसके बाद लेक्चर में, इसके बाद जो है मूल अधिकार से संबंधित जो है और कुछ जो भी प्रावधान है उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब देखते कि आप अगली क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।